हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डिक्ट क्लासेस। मैं विपुल दीप सिंह आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि आपने लास्ट लेक्चर जो है वो देखा होगा, वो हमारा मिसलेनियस टॉपिक जो था उसके ऊपर था। मिसलेनियस टॉपिक में हमने पहला जो टॉपिक कवर किया वो हमारा था ई वेस्ट का। ठीक है, तो ई वेस्ट के बारे में ना एक मेरे को क्वेरी मिली थी, जो ये थी कि सर अभी करंट ईयर के अंदर जो हमारा ई वेस्ट जनरेट हो रहा है वो कितना है। तो करंट ईयर के अंदर जो ई वेस्ट जनरेट हो रहा है ना, अभी तक उसके आंकड़े आए नहीं है। 2019 और 2020 के ये आंकड़े भी आए नहीं है। ठीक है, ये होता क्या है कि एक तो होती है ऑफिशियल रिपोर्ट जो गवर्नमेंट जारी करती है, वो अभी रिपोर्ट आई नहीं है। ऐसे तो आपको कहीं से भी कुछ भी डेटा मिल जाएगा, पर मैं वो नहीं देने वाला। और अगर अपने बात करें 2016 से ये बढ़ा था, 10% बढ़ रहा है, लगभग हर साल 10% इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, तो अभी जैसे ये डेटा जो है ऑफिशियल रिपोर्ट जो आएगी है ना, SWM डिपार्टमेंट की, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट डिपार्टमेंट की आएगी जैसे ही, वैसे मैं आपको उस वीडियो के नीचे जो हमारा ई वेस्ट वाला है आपको अपडेट कर दिया जाएगा। ठीक है, तो अब आज ना अपने आगे बढ़ते हैं, मिसलेनियस टॉपिक के आगे बढ़ते हैं, सेकंड टॉपिक की बात करते हैं। ये भी थोड़ा सा अलग हटके टॉपिक है। ठीक है, ये टॉपिक जो है ये भी थोड़ा हटके है। जैसे हमने क्या पढ़ा, ई वेस्ट पढ़ा था, वैसे ही आज मैं आपको एक अलग टॉपिक पढ़ाऊंगा जो अभी तक नहीं आया, थोड़ा मतलब इतना ज्यादा लाइट में नहीं आया, पर पिछले कुछ टाइम के अंदर जब ये सेकंड सेशन जो है मोदी 2.0 गवर्नमेंट आई है, तब इसके ऊपर बहुत अच्छा काम हुआ था। लगभग 1-1.5 साल तक प्लास्टिक के ऊपर काफी अच्छा काम हुआ। तो आज का अपना जो टॉपिक है वो हम बता देता हूँ क्या टॉपिक है। आज हम पढ़ने वाले हैं सिंगल यूज प्लास्टिक। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे सिंगल यूज प्लास्टिक। सिंगल यूज प्लास्टिक जो है, इसके नाम से पता चल रहा है कि यहाँ पर हम उस प्लास्टिक की बात करने वाले हैं जो हम सिर्फ एक बार यूज करते हैं और उसके बाद में हम उसे दोबारा रीयूज नहीं करते या रिसाइकल नहीं होता। उस प्लास्टिक को डायरेक्टली क्या कर देते हैं, डिस्पोज कर देते हैं। यहाँ पर उस प्लास्टिक की बात होने वाली है। अब देखो, सिंगल यूज प्लास्टिक की बात करें तो सिंगल यूज प्लास्टिक के अंदर होता क्या है, प्रॉब्लम क्या है। पहला पॉइंट तो ये उठता है कि सिंगल यूज प्लास्टिक अगर हो रहा है तो इसमें प्रॉब्लम क्या है। फिर दूसरा ये जो है कि यहां पर इसकी डेफिनेशन क्या है, कौन सा ऐसा प्लास्टिक है जिसे हम सिंगल यूज प्लास्टिक की डेफिनेशन के अंदर रखें। थर्ड यहां पे ये आता है कि जो हमारी गवर्नमेंट है इंडिया की, वो इसके लिए क्या इनिशिएटिव ले रही है। ठीक है, तो वही बात आ जाएगी यहाँ पे। थोड़ा सा एक्ट हम पढ़ेंगे, थोड़ी सी पॉलिसी पढ़ेंगे यहाँ पे। ठीक है, फिर इसके बाद में आगे बढ़ेंगे हम फर्दर गवर्नमेंट के बाद में यहां जाएंगे हम ग्लोबल स्टेप्स की तरफ जाएंगे कि थ्रू आउट द वर्ल्ड ग्लोबल स्टेप्स क्या है जो इसके लिए लिए गए हैं। ठीक है, तो हमारा एक पॉइंट ये, दूसरा ये होगा, तीसरा ये और फोर्थ पॉइंट ये होगा। तो ये वीडियो जो है आपको मैं इस डायरेक्शन के अंदर आज लेके जाऊंगा। सबसे पहले हम पढ़ने ये वाले हैं कि सिंगल यूज प्लास्टिक से प्रॉब्लम क्या है। फिर ये पढ़ेंगे कि सिंगल यूज प्लास्टिक जो है वो कौन सी कैटेगरी के प्लास्टिक है जिनको इसके अंदर हम रख रहे हैं, यहाँ पर डिफाइन कर रहे हैं, क्लासीफाई कर रहे हैं कि ये सिंगल यूज प्लास्टिक है। ठीक है, उसके बाद में गवर्नमेंट ने इसके ऊपर क्या पॉलिसी दी, क्या एक्ट आया, क्या चाहते हैं हम, और हम आगे फ्यूचर के अंदर इसके ऊपर क्या करने वाले हैं। फिर अगर हम बात करें ग्लोबली, है ना, ग्लोबली बात करें तो क्या हुआ है। जैसे आपने देखा होगा बहुत सारा प्लास्टिक जो है, थोड़े टाइम पहले आपने देखा था कि खुद हमारे प्रधानमंत्री जो मोदी जी हैं, वो एक मरीन पर उनको एक इनका वीडियो वायरल हुआ था जहां पर वो कचरा इकट्ठा कर रहे थे, थोड़ा बहुत जो प्लास्टिक था उसको इकट्ठा कर रहे थे और एक सोशल मैसेज दे रहे थे सभी को कि हमें स्वच्छता की तरफ बढ़ना है। तो ये सारी बातें जो है आज हमारी सिंगल यूज प्लास्टिक टॉपिक के अंदर डिस्कस होगी। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले सिंगल यूज प्लास्टिक होता क्या है। सिंगल यूज प्लास्टिक वो प्लास्टिक है जो डिस्पोजेबल है। सबसे पहले सिंगल यूज प्लास्टिक, मैंने क्या बोला कि एक वर्ड जोड़ लो यहीं पर, क्या है, डिस्पोजेबल है। सिंगल यूज प्लास्टिक जो है वो डिस्पोजेबल है, इसका डिस्पोजल पॉसिबल है, पहली बात। दूसरी बात यह है कि अगर इस सिंगल यूज प्लास्टिक का डिस्पोजल पॉसिबल है तो इसकी कैटेगरी कौन सी होगी, कौन सा प्लास्टिक है जो इस कैटेगरी के अंदर आएगा। फिर सिंगल यूज प्लास्टिक अगर डिस्पोजेबल है तो गवर्नमेंट क्यों चाहती है कि इसको बंद कर दिया जाए, बैन कर दिया जाए। ठीक है, ये सारी बातें हम पढ़ते हैं। तो सबसे पहले सिंगल यूज प्लास्टिक वो सारे, जैसे आपने देखा होगा कि हमारे बहुत सारे फूड प्रोडक्ट जो है ज्यादातर सिंगल यूज प्लास्टिक के अंदर पैक किए जाते हैं। सिंगल यूज प्लास्टिक वो प्लास्टिक है जिसे हमने एक बार यूज किया, फिर उसे फेंक दिया, रिसाइकल नहीं किया, डायरेक्टली डिस्पोज कर दिया। तो गवर्नमेंट क्या चाहती है कि ऐसा जो प्लास्टिक इधर उधर पड़ा है जिसकी वजह से पोल्यूशन बढ़ रहा है लगातार, ह्यूमन हेल्थ के लिए ये बहुत ही खतरा है, बहुत ही डेंजर है जो ये प्लास्टिक इधर उधर पड़ा रहता है। ठीक है, क्योंकि ये जल्दी से डिस्पोज होता नहीं है। अगर हम बात करें पॉलीएथिलीन की, तो पॉलीएथिलीन जो है इसका डिस्पोजल जो है, अगर हम लैंड के अंदर बात करें, सैनिटरी लैंड फिलिंग भी कर रहे हैं तो इसको बहुत साल लग जाते हैं।
15-20 साल तक भी ये प्लास्टिक जो है जमीन के अंदर गलता नहीं है, मतलब इसका डिस्पोजल जो है वो पूरा कंप्लीट नहीं होता। ना ही ऐसे अभी तक बैक्टीरिया या कोई ऐसे वॉर्म्स पाए गए हैं जो इस प्लास्टिक को क्या कर सकें, डिस्ट्रॉय कर सकें, ठीक है। और अपनी जो सेल रिपेयर और मेंटेनेंस एक्टिविटीज होती है, यहां पर मैंने बैक्टीरिया का नाम लिया तो मैं एक बात बताऊं, कोई भी चीज डिस्पोजल तब कहलाती है, डिस्पोज उसको तब कहा जाता है जब वहां पर कोई ना कोई हमारा बैक्टीरिया जो हमारा दोस्त है ह्यूमन का, ठीक है, ये बैक्टीरिया जब इसको क्या करेगा, अपने लिए कंज्यूम करेगा। बैक्टीरिया कंज्यूम क्यों करेगा किसी भी चीज को, क्योंकि उसे जीने के लिए क्या चाहिए, उसे चाहिए एयर और दूसरा चाहिए वाटर, ठीक है। दो चीजें तो उसे कंपलसरी है, ये अगर मिल रही है तो वो सर्वाइव कर सकता है। अब उसे चाहिए सोर्स ऑफ एनर्जी, ठीक है, क्या चाहिए, सोर्स ऑफ एनर्जी। और अगर सोर्स ऑफ एनर्जी चाहिए तो किसी ना किसी कंटेंट से लेगा, किसी ना किसी मटेरियल से लेगा। तो यहां पर जो भी चीज बैक्टीरिया क्या कर रहे हैं, कंज्यूम कर रहे हैं, उनसे दो प्रोसेस के अंदर अपना क्या कर रहे हैं, अपना जो जीवन है वो निर्वाह कर रहे हैं। कैसे कर रहे हैं, एक तो मैकेनिज्म होता है बैक्टीरिया के अंदर, सेल रिपेयर मैकेनिज्म होता है, ठीक है, सेल रिपेयर बोल लो या सेल मेंटेनेंस बोल लो। और दूसरा होता है अपनी न्यू सेल्स फॉर्म करना, यही काम है बस बैक्टीरिया का, दो ही काम करेगा। अगर मैं बात करूं केंचुए की, जो वर्म्स है ये सारे के सारे जो मिट्टी के अंदर हमारी मैन्योर प्रिपेयर करते हैं या बनाने का काम करते हैं, तो ये कैसे काम करते हैं, ये अपनी सेल को इंक्रीज करते हैं। इसलिए बोलते हैं कि केंचुए के जितने टुकड़े कर दो वो फर्दर क्या होते हैं, इंक्रीज हो जाते हैं, सारे के सारे टुकड़े जिंदा रहते हैं। तो यहाँ पर क्या बोल रहा हूं मैं, यहाँ पे बोल रहा हूं कि बैक्टीरिया जो ह्यूमन के दोस्त है वो किस मटेरियल को कंज्यूम करेगा जो उसकी या तो सेल रिपेयर करवा दे या फिर क्या कर दे, उसकी सेल का न्यू फॉर्मेशन करवा दे, मतलब उसकी बढ़ोतरी करे, उसके रिप्रोडक्शन सिस्टम के अंदर क्या करे, हेल्प करे। ऐसे प्लास्टिक को या ऐसे प्रोडक्ट को क्या हो सकते हैं, डिस्पोजल पॉसिबल है। जिनका ये काम बैक्टीरिया भी नहीं कर सकता उनका डिस्पोजल पॉसिबल नहीं है। ये बात थी जो आपको समझ में आई होगी। अब हम आगे बढ़ते हैं। सिंगल यूज प्लास्टिक जो है वो हैजार्डस इसलिए होता जा रहा है क्योंकि ये रिसाइकेबल नहीं है ना। जैसे मैं बात करूं, आप लोग चाय पीते हो तो जो हमारे कॉफी कप होते हैं, है ना, जो कॉफी कप होता है वो भी एक तरीके का क्या है, प्लास्टिक है। वो पार्शली रिसाइकेबल है, कंप्लीटली रिसाइकेबल नहीं है। और वो मटेरियल जो पार्शली रिसाइकेबल्स है वो क्या करेंगे, टॉक्सिक जनरेट करेंगे। यहां पर बात हो रही है उन पॉल्यूटेंट्स की जो एनवायरमेंट के अंदर हमारा एयर क्वालिटी इंडेक्स है उसको रिड्यूस करेंगे, ठीक है। और किसी ना किसी सेकेंडरी प्रोसेस से बाकी सारी चीजों को, हमारा जो एनवायरमेंट है, हमारा जो एटमोस्फियर है, उसके अंदर भी हमारे लिए हैजार्डस का काम करेंगे, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, हम जानना शुरू करते हैं कि जो ये सिंगल यूज प्लास्टिक है इसको बैन करने के लिए हर कंट्री ने अपनी अलग अलग डेफिनेशन दी। पूरे वर्ल्ड के अंदर जितनी भी कंट्रीज है उन्होंने क्या किया, सिंगल यूज प्लास्टिक के लिए अपनी अलग अलग डेफिनेशन दी। अब इंडिया जो है जल्दी ही हमारी कंट्री भी जो है सिंगल यूज प्लास्टिक के लिए अपनी खुद की एक डेफिनेशन देने वाला है। क्यों, इससे फायदा क्या होगा, अगर हम सिंगल यूज प्लास्टिक को डिफाइन कर देते हैं, उसकी एक डेफिनेशन दे देते हैं, तो एक क्लासिफाई हो जाएगा कि इस कैटेगरी का जो प्लास्टिक है वो क्या है, सिंगल यूज है। उसको डिस्पोजल जो है इतना इजीली उसका पॉसिबल नहीं है, फेंक दिया, डिस्पोज कर दिया, लेकिन वो गलता नहीं है जमीन के अंदर। यहाँ पे कंप्लीटली डिस्पोज होने में प्लास्टिक को लाखों वर्ष लग जाते हैं, 10-20 साल नहीं, लाखों वर्ष लग जाएंगे उसको डिस्पोज होने में। तो रिसाइकेबल भी नहीं हो रहा, डिस्पोज भी नहीं इजीली हो रहा, तो क्या है, एक हैजार्डस वेस्ट बन रहा है। तो हम क्या चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी इसकी डेफिनेशन आए इंडियन कंट्री के अंदर भी, और ये प्लास्टिक जो है डिफाइन हो। अभी पिछले दिनों के अंदर इंडिया के अंदर प्लास्टिक को पूरी तरह से बैन किया गया। जो सिंगल प्लास्टिक, ये सिंगल यूज प्लास्टिक है, इसको कंप्लीटली बैन किया गया। और जिन लोगों को प्लास्टिक या पॉलीथीन के बैग्स चाहिए थे उनको लोकल बॉडीज जो है हमारी, जैसे कहीं पे नगर परिषद है, कहीं पर स्थानीय निकाय है, जैसे मैं बात करूं ग्राम पंचायत है, ग्राम सभा है ना, जितनी भी हमारी लोकल बॉडीज है उनके अंदर क्या किया गया, सबसे पहले रजिस्ट्रेशन किया गया। रजिस्ट्रेशन कर उनको परमिशन लेनी होगी शॉपकीपर को कि उनको पॉलीथीन के जो बैग्स है वो चाहिए। और उनको बैग्स तब दिए जाएंगे, जो लोकल बॉडीज है उनके द्वारा कब दिए जाएंगे, तब जब वो रजिस्ट्रेशन करवा लेंगे और इन्फॉर्मेशन देंगे कि हमने इतने यूज जो है प्लास्टिक बैग्स के किए हैं, ये हमने कंज्यूमर्स को दिया है, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं इसके अंदर की पॉलिसी क्या है, क्या रूल्स हैं। जैसे आपने पढ़ा था ई वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स थे, वैसे ही हमारे प्लास्टिक के भी मैनेजमेंट रूल्स हैं, वो हम आगे पढ़ते हैं। देखो प्लास्टिक के अंदर क्या है, ये आप अब कहोगे कि सर सिलेबस में तो लिखा हुआ नहीं है। मैं एक बात बताऊं कि सिंगल यूज प्लास्टिक जो है ये किस कैटेगरी के अंदर आ रहा है, ये आपका म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट जो है ना उसके अंदर जाएगा। और इसके ऊपर पक्का है क्वेश्चन, क्योंकि ये ना करंट अफेयर से रिलेटेड है, करंट अफेयर से रिलेटेड है और अभी करंट में इसके ऊपर काम हो रहा है, ठीक है, इसलिए है। तो अपना नेक्स्ट टॉपिक रहेगा वो है प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स, प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स। और ये है 2016
जैसे हमारा कौन सा आया था, ई वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स आए थे, वैसे ही ये भी 2016 में इनके अंदर क्या हुआ, अमेंडमेंट हुआ। ठीक है, अमेंडमेंट हुआ और ये फिर से लागू हुआ कब से, 2018 से। तो हम 2016 और 18 इन दोनों के जो रूल्स हैं, जो मैनेजमेंट रूल्स आए थे, उनको एक साथ स्टडी करने जा रहे हैं। क्योंकि 16 को हमने क्या कर दिया, अमेंडमेंट किया, 18 में बना दिए, तो रूल्स तो एक ही रहेंगे। ठीक है, बात ये अगर कुछ चेंजेस हुए उनको भी हम एक ही जगह भी स्टडी करने वाले हैं। तो सबसे पहला पॉइंट जो है ना इसके अंदर वो ये है कि आप क्या करो, गवर्नमेंट ने क्या किया, थिकनेस जो है ना प्लास्टिक कैरी बैग की, थिकनेस ऑफ कैरी बैग्स क्या कर दिया, इंक्रीज कर दिया, थिकनेस बढ़ा दी। क्या किया कि ये जो थिकनेस है ना इसके लिए लगा दिया कि 50 माइक्रोन थिकनेस जो है आपको रखनी होगी प्लास्टिक कैरी बैग्स की। जो लोग भी कंज्यूमर्स को प्लास्टिक बैग्स जो है, प्लास्टिक कैरी बैग्स जो है, हमारे पॉलिथीन वाले बैग जो है वो अगर प्रोवाइड करवा रहे हैं तो उनको थिकनेस कितनी देनी है, 50 माइक्रोन देनी है। इससे पता फर्क क्या पड़ेगा, अगर प्लास्टिक की थिकनेस बढ़ेगी तो यहां पर इसको प्रोड्यूस करने की कॉस्ट भी बढ़ेगी, प्रोडक्शन कॉस्ट जो है वो क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। और अगर थिकनेस बढ़ी, प्रोडक्शन कॉस्ट बढ़ा, तो कंज्यूमर जो है वहां तक इसकी जो सप्लाई है वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। खुद जो शॉपकीपर्स प्लास्टिक बैग ले रहे हैं लोकल बॉडीज से और आगे कंज्यूमर को देने वाले हैं, वहां पर क्या आएगी, कमी आएगी। वो नहीं देंगे, वो कंज्यूमर को बोलेंगे आप अपना बैग लेके आओ। अब हम सब्जी लेने जाते हैं, कई बार सब्जी मंडी में तो क्या होता है, बोलता है ना हमें शॉपकीपर कि भैया आप अपना बैग लेके आओ। कैरी बैग्स जो है ये अलाउड नहीं है, गवर्नमेंट ने रोक रखा है। उसका कारण क्या है, यही प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स जो क्या कह रहे हैं कि आप प्लास्टिक कैरी बैग्स की थिकनेस बढ़ा दो। इससे क्या होगा, प्रोडक्शन यूनिट वाले जो है उनकी प्रोडक्शन कॉस्ट बढ़ जाएगी अगर थिकनेस बढ़ी है तो, और वो कंज्यूमर तक ये बैग जो है कैसे ना कैसे रुकेंगे, तो इनमें क्या आएगी, गिरावट आएगी और इनके ऊपर क्या लगेगी, रोक लगेगी। ये पहला पॉइंट है। दूसरा पॉइंट आगे बढ़ते हैं। दूसरा पॉइंट है कि जो लोकल बॉडीज है उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ा दी। यहां पर मैं बोलूं कि रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो किनको दे दी, लोकल बॉडीज को दे दी। अब लोकल बॉडीज जो है अगर अपने बात करें थोड़ा अर्बन एरिया के अंदर, तो हमारी कौन सी होंगी, नगर पालिका, नगर परिषद, इनको दे दी रिस्पॉन्सिबिलिटी। और अगर हम बात करें यहां पर रूरल एरिया की, तो रूरल एरिया के अंदर ये जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है ये किसको दी गई, ग्राम सभा को। ग्राम सभा को ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी कि अगर किसी के भी पास आपको कैरी बैग्स मिलते हैं, प्लास्टिक कैरी बैग्स, और वो यूज करता हुआ पाया जाता है, तो आपको उसके ऊपर क्या करना है, यहां पर आपको उसके ऊपर चार्ज लगाना है। ठीक है, चार्ज लगाना है, उसको फाइन करना है अगर वो रजिस्टर्ड नहीं है। अगर वो रजिस्टर्ड नहीं है, लोकल बॉडी से प्लास्टिक कैरी बैग नहीं लिया, फिर भी वो कंज्यूमर्स के पास प्लास्टिक कैरी बैग जो है वो दे रहा है, तो उसके ऊपर आपको फाइन करना है, चार्ज लगाना है। 2 पॉइंट समझ में आए, आगे बढ़ते हैं तीसरे पॉइंट की तरफ। ठीक है, पहला पॉइंट था कि थिकनेस जो है प्लास्टिक कैरी बैग्स की बढ़ा दी, 50 माइक्रोन तक कर दी, प्रोडक्शन कॉस्ट बढ़ा, तो लोग जो है क्या होंगे, जो प्लास्टिक बैग ले रहे हैं, जिनके पास क्या है, डिमांड है कि हाँ सब्जी वाला ले रहा है ना, शॉपकीपर ले रहे हैं, वो क्या करेंगे, कम करेंगे लेना। अगर लेना कम करेंगे तो कंज्यूमर्स के भी पास क्या होगा, कम पहुंचेगा, सिंपल। उसके बाद में रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ा दी। और जो तीसरा रूल है ना यहाँ पर, उसे हम ई वेस्ट के अंदर भी पढ़ चुके हैं, जो पिछला आपने मिसलेनियस टॉपिक में पढ़ा है ना, वही है, वहीं पे वो पॉइंट भी काम आया था और यहां पर भी वही पॉइंट काम आएगा, क्योंकि दोनों के दोनों है तो क्या, सॉलिड वेस्ट है। तो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के अंदर ना ये जो एक रूल है ना थर्ड, ये कंपलसरी कर दिया गया, और ये रूल है ईपीआर। मैंने पिछले लेक्चर में भी बताया था ईपीआर है क्या, एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी। ठीक है, बात समझ में आ रही है, क्या बात हो रही है यहां पर, यहां बात हो रही है एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ा दी कि भैया जो बनाने वाला है, जो प्रोड्यूस कर रहा है प्लास्टिक कैरी बैग्स को, उसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आपका जो प्लास्टिक है वो डिस्पोज हो रहा है या नहीं हो रहा। और आप खुद ही इस बात की इंफॉर्मेशन रखेंगे कि आपने कितनी क्वांटिटी के अंदर प्लास्टिक बैग जो है वो सेल आउट किया है, और जो सेल आउट किया हुआ प्लास्टिक है उसका डिस्पोजल हो रहा है या नहीं। फिर यहां पर इसी के अंदर एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी के अंदर ही गवर्नमेंट ने क्या किया, एक और यहां पर रूल बना दिया कि जो भी प्लास्टिक कैरी बैग प्रोड्यूस करेगा, जो भी प्रोड्यूस करेगा उसे पूरा कंप्लीट रिकॉर्ड रखना है, रिकॉर्ड रखना है अपने वेंडर्स का, रिटेलर्स का, सबका रिकॉर्ड रखना है कि आपने प्लास्टिक जो है किसको दिया, कहां कहां गया है, और उसका जो है अगर डिस्पोजल हुआ है, अगर उस कैरी बैग्स का डिस्पोजल हुआ है, तो उन कैरी बैग का जहां डिस्पोजल हुआ है उसकी जानकारी भी आपको देनी होगी गवर्नमेंट को। और फिर इसी के अंदर ही यहां पर आपको ये डिटेल भी रखनी होगी कि जो प्लास्टिक कैरी बैग्स आपने क्या किया,
डिस्पोजल के लिए भेजे हैं उसकी कितनी क्वांटिटी है। कुल मिला के बात यह है कि इन रूल्स के जरिए गवर्नमेंट ने क्या किया, एक तरह से पूरी की पूरी नजर बना ली उन बॉडीज के ऊपर जो क्या कर रहे थे, प्लास्टिक कैरी बैग्स प्रोड्यूस कर रहे थे। तो यहाँ पर 3 ही रूल है और 3 सबसे इंपॉर्टेंट रूल्स यही हैं। जो पहला रूल था कि प्लास्टिक कैरी बैग्स की थिकनेस कितनी बढ़ाई गई, 50 माइक्रोन्स तक थिकनेस जो इंक्रीज कर दी ताकि प्रोडक्शन कॉस्ट बढ़े। प्रोडक्शन कॉस्ट बढ़ेगी तो कंज्यूमर जो है वो अपने आप उन तक प्लास्टिक बैग्स पहुंचेंगे ही नहीं, तो एक तरीके से क्या हो रहा है, वेस्ट जनरेशन कम हो रही है। फिर सेकंड रूल हमने ये जाना कि लोकल बॉडीज उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी कि आप लोग रजिस्ट्रेशन करो, शॉपकीपर्स का रजिस्ट्रेशन करो, उनकी पूरी जानकारी रखो वो कहां तक पहुंचा रहे हैं। फिर जो लोग डिस्पोजल भी कर रहे हैं, अगर प्रोडक्शन यूनिट है, जो प्रोडक्शन यूनिट है प्लास्टिक बना रहा है, कैरी बैग्स की प्रोडक्शन कर रहा है, उसको ये भी डिटेल रखनी होगी कि उसने प्लास्टिक कैरी बैग जो किस वेंडर को दिए, किस रिटेलर को दिए, कितने दिए, किस क्वांटिटी में दिए, और अगर उसके द्वारा बनाए गए कैरी बैग्स का डिस्पोजल हो रहा है तो उनकी क्वांटिटी क्या है और वो प्लेस कहां है जहां उनका डिस्पोजल हुआ है। बात समझ में? 3 रूल थे हमारे, तीनों के तीनों आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। आगे बढ़ते हैं हम, इसी के अंदर आगे बात करते हैं। ईपीआर आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा क्योंकि आपने पिछले लेक्चर के अंदर भी पढ़ा कि एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी होती क्या है, और यहां पर भी हमने इसको स्टडी किया है कि क्या होती है ईपीआर। ठीक है, वहां पर पीआरओ भी आए थे, प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी आई थी, फिर लास्ट में आरएचओ भी आया था। ठीक है, तो आप लोग उस वीडियो को भी अच्छे से देखो, दोबारा देखो, नोट्स को स्टडी करो। ये सारा कंटेंट आपको मैं नोट्स के अंदर दे रहा हूँ, कंप्लीट आपको नोट्स, और फ्री ऑफ कॉस्ट है भैया, नोट्स के लिए चार्ज नहीं है। जो लोग टेलीग्राम ग्रुप छोड़ के जा रहे हो मत जाओ, चाहे नोट्स लेते रहो, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। मैंने पिछले वीडियो में भी कहा था आप आ रहे हो जा रहे हो, इसकी बजाय आप रह के नोट्स कलेक्ट करते रहो ना, क्या प्रॉब्लम है उसमें। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, यहां पर बात करते हैं। एक नई चीज लाई गई और वो थी एमएलपी। देखो एमएलपी क्या है, एमएलपी के बारे में हम समझते हैं। एमएलपी क्या है, मल्टी लेयर्ड प्लास्टिक लाया जा रहा है, और इसका कारण पता है क्या है, मल्टी लेयर्ड प्लास्टिक ये इसलिए लाया जा रहा है क्योंकि ये वो प्लास्टिक है, इसकी कैटेगरी मतलब एमएलपी जो है मल्टी लेयर्ड प्लास्टिक जो है क्यों लाया जा रहा है, इसके अंदर गवर्नमेंट क्या कर रही है, बहुत सारा प्लास्टिक ऐड कर रही है। जैसे अगर अपन एग्जांपल की बात करें, फॉर एग्जांपल पॉलीस्टाइरीन, ठीक है, पीवीसी, फिर उसके बाद में पॉलीस्टाइरीन हो गया, पीवीसी हो गया, पॉलीएथिलीन हो गया। ये मैं यहाँ पे क्या बता रहा हूं, मैं एग्जांपल दे रहा हूं। ठीक है, एग्जांपल दे रहा हूं। ऐसे ही बहुत सारे बैकेलाइट है और भी कई सारे प्लास्टिक्स हैं, उनमें से कुछ प्लास्टिक को क्या किया, एमएलपी के अंदर डाल दिया कि ये मल्टी लेयर्ड प्लास्टिक है, और ये वो प्लास्टिक है जो नॉन रिकवरेबल है, पहली बात। फिर उसके बाद में बोला कि ये नॉन एनर्जी प्रोड्यूसर है, इनसे कोई एनर्जी भी रिकवर नहीं हो रही। फिर बोला कि ये रिसाइकेबल भी नहीं है। ठीक है, तो यहां पर एमएलपी के अंदर उन सारे प्लास्टिक्स को रख दिया जो ना तो रिसाइकेबल्स हैं, जो ना ही रिकवरेबल है, और जिनसे ना ही कोई एनर्जी का कोई हमारी जो एनर्जी है कलेक्ट भी नहीं हो रही। कोई एनर्जी अगर कलेक्ट हो, मान लो किसी प्लास्टिक हमने प्लास्टिक का डिस्पोजल किया है ना, यहाँ पर एक मेथड होता है, प्लास्टिक और बायोमेडिकल वेस्ट है, कई सारे वेस्ट है, उनकी अलग अलग मेथड, जैसे इंसिनरेशन एक मेथड होता है ना, ऐसे कई सारे मेथड्स हैं। इनमें क्या करते हैं हम लोग, कई बार ऑक्सीजन की प्रेजेंस में और कई बार ऑक्सीजन की एब्सेंस के अंदर प्लास्टिक्स का डिस्पोजल करते हैं, जिससे क्या होता है वहां पर एनर्जी बनती है, और जो एनर्जी है उसे हम स्टोर करते हैं, जिससे कैलोरिक वैल्यू के अंदर मेजर किया जाता है। ठीक है, ये टॉपिक आएगा सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के अंदर, वहां पर हम स्टडी करेंगे कि डिस्पोजल मेथड्स कौन कौन से हैं, तब मैं आपको बहुत डिटेल के अंदर बताऊंगा कि एनर्जी कैसे कलेक्ट होती है, इन गैसेस को कैसे रिकवर किया जाता है, और कैसे आगे कमर्शियली इनका यूज किया जाता है। ठीक है, यहां आप समझो कि मल्टी लेयर्ड प्लास्टिक क्या होता है। मल्टी लेयर्ड प्लास्टिक के अंदर उस कैटेगरी के वेस्ट डाले जो नॉन रिकवरेबल है, नॉन एनर्जी रिकवरेबल है, और नॉन रिसाइकेबल है। ठीक है, ये हो गया हमारा एमएलपी। आगे बढ़ते हैं, आगे एक यहां पर गवर्नमेंट ने क्या कहा कि हम ये चाहते हैं कि 2022 तक जो सिंगल यूज प्लास्टिक है इसके ऊपर कंप्लीटली बैन हो जाए। ठीक है, इंडियन गवर्नमेंट जो है उसने क्या बोला, उसने ये बोला है कि जैसे 2023 का हमने एक बात ठान रखी है कि अगर हमारा ई वेस्ट का जनरेशन, पिछला लेक्चर जिन्होंने देखा है मैं वहीं का ही यहाँ पर रिवीजन एक बार करवा देता हूँ, थोड़ा सा एक पॉइंट बता देता हूँ। यहाँ पर था कि ई वेस्ट अगर पर ईयर इसका प्रोडक्शन जो है 10% से ज्यादा बढ़ जाता है तो 2023 तक ये लक्ष्य रखा गया है, गवर्नमेंट ने ये एम किया है कि 70% जो
ई प्लास्टिक है या ई प्लास्टिक नहीं, ई वेस्ट जो है, इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट जो है, उसका हम क्या कर देंगे, डिस्पोजल कर देंगे। और इसमें एक नई चीज भी ऐड करी जा रही है कि अगर किसी ने, मान लो आपके घर के अंदर बैटरी, चार्जर, पुराने टूटे फूटे फोन पड़े, आपने दिए, तो आप कुछ यहाँ पर रुपए देकर, गवर्नमेंट को कुछ रुपए देकर उन चीजों को रिपेयर करवा के वापस ले सकते हो। वो दे रहे हैं आपको, करके दे रहे हैं, ठीक है। ये भी बहुत अच्छा एक अटेम्प्ट है यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट को कम करने का, ठीक है। ये तो हमारा पिछला लेक्चर था। अभी यहाँ पर गवर्नमेंट क्या कर रही है, प्लास्टिक के लिए क्या कर रही है, सिंगल यूज प्लास्टिक और पूरे प्लास्टिक के लिए गवर्नमेंट कह रही है कि हम ये चाहते हैं कि 2022 तक इंडिया के अंदर सारा का सारा कंप्लीट प्लास्टिक जो है, सिंगल यूज प्लास्टिक, वो क्या हो जाएगा, बैन हो जाएगा कंप्लीटली। इसको क्या कर देना है, बंद कर देना है, खत्म कर देना है। कब तक, देखो ये क्वेश्चन पूछा जाएगा, 2022 तक प्लास्टिक को क्या करना है, कंप्लीटली बैन करना है, इसे स्टार मार्क कर लो। और 2023 तक क्या करना है, इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट जो है उसको 70% तक क्या करना है, डिस्पोज कर देना है। यहां पर एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट आया, जो डेटा था, पूछा जा सकता है, 50 माइक्रोन तक थिकनेस करने के लिए बोला गया, थिकनेस बढ़ाओ भैया प्लास्टिक कैरी बैग्स की। यहां पर ईयर इंक्रीज कितना हो रहा है, 10% हो रहा है। 2016-17 के अंदर ई वेस्ट का जनरेशन कितना था, ई वेस्ट का जनरेशन जो था वो 2 मिलियन टन था, ठीक है, 2 मिलियन टन था। आगे बढ़ते हैं, ये आप पॉइंट समझ गए होंगे कि 2022 तक गवर्नमेंट क्या चाहती है कि प्लास्टिक से हमें निजात मिल जाए, सिंगल यूज प्लास्टिक जो है उसको खत्म कर दिया जाए, ठीक है। और 2023 तक क्या है, जो हमारा इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट है उसको भी खत्म कर दिया जाए। अब ना आगे एक टेबल है जो बड़ी काम की टेबल है, उस टेबल से हम डिफाइन करेंगे कि कौन सा प्लास्टिक जो है रिसाइकेबल है, ठीक है, कंप्लीटली रिसाइकेबल है, और कौन सा पार्शली रिसाइकेबल है, ठीक है, और उसके एग्जाम्पल क्या है। वो टेबल जो है अभी मैं आपको बता देता हूं, और उसे अच्छे से याद करना है, क्योंकि उनमें से कोई भी एग्जाम्पल जो है वो पूछा जा सकता है। सबसे पहले आते हैं थर्मोप्लास्टिक। टाइप जो है वो कौन सा है, थर्मोप्लास्टिक। ये नोट्स के अंदर आपको कंप्लीट मिलेगा, आप बहुत अच्छे से इसको स्टडी करना। इसके अंदर पहली कैटेगरी जो आती है प्लास्टिक्स की, वो कौन सी है, वो है पीएस, पॉलीस्टाइरीन, ठीक है। मैंने इसको शॉर्ट में लिखा है यहाँ पे, पीएस पॉलीस्टाइरीन है। और इसके जो एग्जांपल्स है, किस किस के अंदर होगा ये होता है हॉट बॉटल्स, लाइक जिनके अंदर हॉट लिक्विड पैक किए जाते हैं, ठीक है, बात समझ में आ रही है, हॉट लिक्विड बॉटल्स जिनके अंदर गर्म लिक्विड पैक किया जाता है। फिर उसके बाद में यहाँ पर कौन से आएंगे, कटलरी आएगी, ठीक है, आपके कप आएंगे जिनके अंदर आप चाय वगैरह पीते हो, ठीक है, बाहर। ये सारा जो प्लास्टिक है ना, ये कंप्लीटली क्या है, पार्शली रिसाइकेबल है, ठीक है। मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूं पार्शली, यहाँ पे क्या आएगा, रिसाइक्लेशन लिखा हुआ है, और ये पार्शली रिसाइकेबल है। थर्मोप्लास्टिक की कैटेगरी के अंदर है। पहला एग्जांपल जो हमारा वो क्या था, पॉलीस्टाइरीन था। इनके एग्जांपल कौन से, पॉलीस्टाइरीन के अंदर कौन कौन से आते हैं, जैसे कटलरी आपकी, कप वगैरह चाय पीने वाले, ठीक है, कौन से, जो कागज से के बने हुए होते हैं। ऐसा लगता है कि वो कागज है, लेकिन बहुत सारा ऐसा प्लास्टिक है जो कागज के अंदर पॉलीस्टाइरीन भी मिक्स होता है, ठीक है। और कुछ ऐसे आते हैं जो पूरे के पूरे ऐसा लगता है कि प्लास्टिक है, वो उनके अंदर भी पॉलीस्टाइरीन मिक्स होता है, ठीक है। तो ये जो है ये रिसाइकेबल है, किस तरीके से, पार्शली रिसाइकेबल है। नेक्स्ट एग्जांपल हम लेते हैं, नेक्स्ट हमारा है पॉलीप्रोपिलीन। मैंने इसको पीपी लिखा है यहाँ पर, पॉलीप्रोपिलीन। अब पॉलीप्रोपिलीन जो है, आप देखो जो लंच बॉक्स है, प्लास्टिक वाले लंच बॉक्स जो बनते हैं प्लास्टिक के, वो सारे के सारे इसमें आएंगे। फिर इसके अंदर आइसक्रीम कैरी करने वाला कंटेनर जो है, आइसक्रीम कंटेनर, ये सारे के सारे किस कैटेगरी में आएंगे, पॉलीप्रोपिलीन के अंदर आएंगे। और ये भी किस तरीके से रिसाइकेबल है, ये भी पार्शली, सेम यहाँ पे मैंने डबल कोमा लगाया है, पार्शली रिसाइकेबल है। आगे बढ़ते हैं बिना समय गवाए, हमारा नेक्स्ट है पीवीसी, पॉलीवाइलिन क्लोराइड, ठीक है। ये जो है ये कहां पे आपको मिलेगा, जो जूस की बोटल्स है, जूस की बोटल्स, और वो लिक्विड जो स्क्वीज करके पिए जाते हैं, मतलब स्क्वीज जो हो सकते हैं, वो लिक्विड जिन बोटल्स के अंदर पैक किए जाते हैं, वो ज्यादातर किसकी होती है, पीवीसी की बनी होती है। जैसे पानी की बोटल्स अगर बात करें, ठीक है, जो आपकी बिस्लरी की पानी की बोटल्स है, लाइक ना, अलग अलग पानी की बोतल जो पैक करके हमें मिलती है, वो सारा का सारा प्लास्टिक जो है वो क्या है, वो पीवीसी है, और ये कंप्लीटली रिसाइकेबल है। यहां पर आएगा यस, समझ में आया। पहला एग्जांपल लिया हमने पॉलीस्टाइरीन, फिर हमने पॉलीप्रोपिलीन लिया, और फिर पॉलीवाइलिन क्लोराइड लिया। इनके एग्जांपल्स पढ़े, पहले दो जो है पॉलीस्टाइरीन और पॉलीप्रोपिलीन, ये पार्शली रिसाइकेबल है, जबकि जो प्लास्टिक वाइनिल क्लोराइड है हमारा, वो क्या है, कंप्लीटली रिसाइकेबल है। आगे अगले एग्जांपल की बात करते हैं। अगला जो प्लास्टिक है वो है हाई डेंसिटी पॉलीएथिलीन, ठीक है। यहां पर बात करते हैं नेक्स्ट कैटेगरी जो हमारी है वो है हाई डेंसिटी पॉलीवाइलिन, ठीक है, HD, और ये है PE, हाई डेंसिटी पॉलीवाइलिन बोल दिया था मैंने, सॉरी, हाई डेंसिटी पॉलीएथिलीन,
हाई डेंसिटी पॉलीएथिलीन जो है इसके अंदर कौन कौन से आएंगे, शैम्पू की बोतल जो आपकी है जिसके अंदर शैम्पू पैक किया हुआ है वो बोतल जो है वो किस कैटेगरी की वेस्ट है, वो है हाई डेंसिटी पॉलीएथिलीन। और किस तरीके का प्लास्टिक है ये रिसाइकेबल प्लास्टिक है, कंप्लीटली रिसाइकेबल प्लास्टिक है। और यहां पर आएगा यस। नेक्स्ट आगे है जो एग्जांपल हमें मिलता है वो आते हैं थर्मोसेट प्लास्टिक कैटेगरी के अंदर। थर्मोसेट प्लास्टिक्स हैं और थर्मोसेट के अंदर देखो यहां पर है एमएलपी, हमारे मल्टी लेड प्लास्टिक जो है वो सारे इस कैटेगरी के अंदर है। और यहां पर क्या होगा, यहां पर जितने भी इलेक्ट्रिकल इंसुलेटर्स हैं, अगर मैं बात करूं अपने स्विचेज की, लाइट का जितना भी सामान है, अगर आप पहले देखते थे ना कि बहुत सारे होल्डर आते थे जिनके अंदर बल्ब फिट हुआ करते थे, इलेक्ट्रिकल स्विचेज आते थे, ठीक है, तो वो सारे के सारे किसके बने हुए हैं, वो एमएलपी है, मल्टी लेड प्लास्टिक है। और ये किस कैटेगरी के हैं, ये थर्मोसेट कैटेगरी के हैं और ये कंप्लीटली रिसाइकल्ड है, ठीक है। ये जरूरी नहीं है कि एमएलपी के अंदर गवर्नमेंट ने कहा है कि हम वो रख रहे हैं, वो एक जो एमएलपी बोला है, यहां पर मैंने जो ना कैटेगरी ली है, ये टाइप ली है, ये प्लास्टिक का टाइप है मल्टी लेयर्ड प्लास्टिक। वहां पर जो मल्टी लेयर्ड प्लास्टिक जो गवर्नमेंट ने कहा वो नॉन रिकवरेबल है, नॉन रिसाइकेबल है, ठीक है। यहां पर हम थर्मोसेट प्लास्टिक एक टाइप पढ़ रहे हैं जो एमएलपी मल्टी लेयर्ड मतलब सिंगल लेयर्ड मल्टी लेयर्ड उस तरीके का। तो यहां पर इलेक्ट्रिकल स्विचेज और इंसुलेटर जितने भी हैं, इंसुलेटर का मतलब पता होगा आपको, ठीक है, इंसुलेटर्स जितने भी हैं वो जिस भी प्लास्टिक के बने हुए हैं वो प्लास्टिक है हमारा थर्मोसेट प्लास्टिक और वो कंप्लीटली रिसाइकेबल है, ठीक है। ये तो थी यहाँ की सारी बातचीत हमारी कि कौन कौन सा प्लास्टिक है, किस कैटेगरी का है और वो रिसाइकेबल कंप्लीटली है या पार्शली है। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कि ग्लोबल स्टेप्स क्या क्या लिए गए हैं। ग्लोबली बात करते हैं, थोड़ा इंडिया से बाहर निकलते हैं, दुनिया में चलते हैं, दुनिया क्या कर रही है प्लास्टिक के लिए, जरा उसको भी देखें। तो सबसे पहले मैं बात करूं जो हमारा यूएनईपी है। यूएनईपी क्या है, ये है यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम। बात समझ में आ रही है, ये है यूनाइटेड नेशंस इन्वायरमेंट प्रोग्राम। इसने क्या बोला, इसने बोला कि 2018 के अंदर आप सब लोग ना एक प्रण ले लो। किस दिन लो, 5 जून को। 5 जून को क्या होता है, याद रखना है, इन्वायरमेंट डे होता है, इन्वायरमेंट डे होता है 5 जून को। 5 जून को 2018 को इन्होंने क्या बोला, इन्होंने बोला कि आप सब लोग एक प्रण लो कि हम बीट करेंगे प्लास्टिक पोल्यूशन को। क्या प्रण लिया था, बीट द प्लास्टिक पोल्यूशन। याद रखना इस बात को कि ये प्रण कब लिया गया था, बीट द प्लास्टिक पोल्यूशन कब लिया गया, 5 जून 2018 को। और किसने दिलवाया था, ये दिलवाया था यूएनईपी, यूनाइटेड नेशंस इन्वायरमेंट प्रोग्राम के तहत आया था, ठीक है, बीट द प्लास्टिक पोल्यूशन। ये ग्लोबली पहला स्टेप था जो उठाया गया यूएनईपी के द्वारा। फिर यूएनईपी ने एक कैंपेन चलाया, यूएनईपी ने इसी ने चलाया। इसने कहा कि आप जितना भी हमारे मरीन एरिया है, जितनी भी हमारी सी साइट्स है, उनके ऊपर बहुत ज्यादा वेस्ट हो रहा है। क्यों, आपने देखा होगा कि जब भी लोग सी पे जाते हैं, ज्यादातर इंडिया के अंदर तो बहुत ही मतलब इतना ज्यादा नहीं है, लेकिन बाहर बहुत ज्यादा पोल्यूशन है। इंडिया के अंदर भी पहले आपने देखा होगा जो मरीन हमारा था मरीन ड्राइव, वहां पर काफी पोल्यूशन हो गया था। फिर उसे साफ करने के लिए कई कैंपेन्स चले थे, लोगों ने भी अच्छा खासा सोशली सपोर्ट किया था और चीजें जो थी वो थोड़ी कंट्रोल में आई थी। हम बात कर रहे हैं ग्लोबली जा रहे हैं। यूनाइटेड नेशंस एनवायरमेंट प्रोग्राम जो है वो क्या बोलता है कि आप सीज को क्या कर दो, क्लीन करो, सीज को क्लीन करने का काम करो। ये होगा कैसे, जितने भी कॉस्मेटिक्स हैं जो आप लगाकर धूप सेकने के लिए समंदर के किनारे बैठते हो, ठीक है, बात समझ में आ रही है, आज ब्लू है पानी पानी। हम क्या बात कर रहे हैं, जितना भी कॉस्मेटिक्स जो है आप यूज कर रहे हो, कहां पर, मरीन पे या सी शोर पे, जब आप वहां पर देखने के लिए गए हो, बीच देखने के लिए गए हो, वहां पे जितना भी आप कॉस्मेटिक्स यूज कर रहे हो, वो जो प्लास्टिक है उसे भी एक कैटेगरी के अंदर डाला जाए, उसके यूज पर रोक लगाई जाए, या उस प्लास्टिक को ऐसा किया जाए कि वो रिसाइकेबल हो, उसका कलेक्शन हो सके, उसे वहां से हटाया जा सके। ये कैंपेन जो है ये किसने चलाया, ये यूएनईपी ने चलाया, यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम था, जिसने क्या बोला कि क्लीन द सी, समुद्र को साफ करो, किनारों को साफ करो, ठीक है। ये दोनों इंपॉर्टेंट प्रोग्राम है, याद रखने हैं। इसके बाद में तीसरी जो स्ट्रेटेजी है वो क्या आती है, होनोलुलु स्ट्रेटेजी। ये थोड़े दिन पहले काफी न्यूज के अंदर रहा है ना। वो लोग जो करंट अफेयर की स्टडी करते रहते हैं, या आपने देखा होगा कुछ बच्चे जो है थोड़ा बड़ा कंपटीशन अगर कोई फाइट करना चाहता है फर्स्ट ग्रेड की, तो वो तैयारी करते रहते हैं करंट अफेयर की। तो आपने इस कन्वेंशन का नाम भी सुना होगा, या फिर ये सुना होगा कि होनोलुलु जो है स्ट्रेटेजी ये आई थी। होनोलुलु स्ट्रेटेजी क्या है, इसके हिसाब से ये क्या बोलते हैं कि जो जितना भी प्लास्टिक है ना, नोट्स के अंदर मिल जाएगा आपको, ठीक है, बाकायदा हेडिंग लगी हुई है, होनोलुलु स्ट्रेटेजी क्या है। ये कह रहा है कि प्लास्टिक को कलेक्ट करो, सबसे पहले
फिर आप खुद कोलैबोरेट हो जाओ, जितने भी लोग हैं जो प्लास्टिक पोल्यूशन से परेशान है। भैया परेशानी तो सबके लिए है। देखो अगर हवा खराब हो रही है, एयर क्वालिटी इंडेक्स अगर नीचे गिर रहा है, तो वो मेरी अकेले की प्रॉब्लम थोड़ी ना है, या आपकी थोड़ी ना प्रॉब्लम है, वो तो सबकी प्रॉब्लम है ना, जो इस एटमॉस्फेयर के अंदर रह रहा है। जितने भी लिविंग सेल्स हैं, चाहे वो ह्यूमन हो, चाहे वो बर्ड हो, चाहे वो एनिमल हो, चाहे वो बैक्टीरिया हो, जितने भी लिविंग सेल्स हैं वो सारे के सारे एयर क्वालिटी इंडेक्स अगर खराब हो रहा है तो उससे इफेक्ट होंगे। तो इन्होंने क्या बोला, होनोलुलु स्ट्रेटेजी क्या कह रही है कि आप प्लास्टिक को कलेक्ट करो, फिर आप खुद कोलैबोरेट करो इसके लिए कि हमें इसका डिस्पोजल करना कैसे है। फिर इसके ऊपर क्या करो, थोड़े कड़े लॉज बनाओ, ऐसे लॉज बनाओ जिससे लोग क्या करें, इसे कंट्रोल करें और इस पोल्यूशन के अंदर क्या आ जाए, गिरावट आ जाए, पोल्यूशन क्या हो जाए, कम हो जाए। ठीक है, ये इतनी पूरी की पूरी जानकारी थी जो आपको आज इंपॉर्टेंट थी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, और इसमें से पक्का है ऑब्जेक्टिव पूछा जाएगा। क्यों पूछा जाएगा, क्योंकि ये हमारा जो टॉपिक है ना, ये म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट डिस्पोजल की कैटेगरी के अंदर जाता है। और अभी प्लास्टिक जो है पिछले दिनों न्यूज में भी रहा है, इसलिए मैंने इसके ऊपर आपको एक वीडियो दिया है। आप इसको अच्छे से नोट्स पढ़ो, क्लियर करो, कोई भी डाउट हो आप इनबॉक्स में जाकर पूछो, वर्डिक्ट क्लासेस के इनबॉक्स में जाकर पूछो। आप किसी भी वीडियो के नीचे जाकर कमेंट करते हो तो उसका नोटिफिकेशन सबके पास जाता है, और वहां पर पूछने से कोई डाउट क्लियर थोड़ी ना होगा। आप टेलीग्राम ग्रुप पे जाओ, वहां पर वर्डिक्ट क्लासेस का इनबॉक्स में जाओ, आप मैसेज करो, क्यों नहीं रिप्लाई दूंगा मैं आपको, 100% रिप्लाई दिया मैंने जिन्होंने पूछा। ठीक है, तो इससे रिलेटेड भी अगर आपको कोई डाउट आता है तो आप वहां जाकर पूछ सकते हैं। डाटा जो था वो इतना ही था, 2022 याद रखना है, 50 माइक्रोन याद रखना है, 2 डाटा यहाँ पर, और तीसरा EPR याद रखना है, एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी। मैं अपने शब्दों को यही विराम देता हूं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो जरूर सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो। थैंक यू।